हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आईएएस। आज जब आप और हम बातचीत कर रहे होंगे और इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे, तो उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो है, वो हमारे ही देश में घटित हो रही होगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्पेस व्हीकल लॉन्च की, एक ऐसे सैटेलाइट मिशन की, जिसका नाम है निसार। और ये जो निसार है, ये भारत और नासा की पृथ्वी पर 2 आँखों के रूप में काम कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये निसार क्या है? क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जो सब लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? निसार के पीछे की जो बेसिक फंक्शनिंग है, कैसे ये काम करता है? पूरे विश्व में क्यों छाया हुआ है? और इसके बावजूद इसके आगे भी हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे जो है निसार कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, केवल एग्रीकल्चर या एनवायरनमेंट के लिए नहीं, और उसके अलावा भी आपदा प्रबंधन के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और एक तरीके से जो जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक जो अपना सॉफ्ट पावर है, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन उसके बाद हमारा जो डिस्कशन है वो वहाँ रुकेगा नहीं। हम बात करेंगे कि कैसे यूपीएससी ने लगातार कुछ ऐसे प्रश्नों का पूछा गया है जो कि प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, तो हम इस न्यूज़ को क्यों कवर कर रहे हैं? क्या इसके पीछे की जो है स्टैटिक नॉलेज है? उसके अलावा कैसे यूपीएससी इसको कनेक्ट कर सकता है? तो तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये संदर्भ क्या है, इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज यानी कि 30 जुलाई को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा जो हमारा द्वीप है, कहाँ पर? जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, पुलिकट लेक के नज़दीक, वहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है कि हम इसके बारे में जानें कि ये कैसे जो है सैटेलाइट किन-किन देशों के बीच में कोलैबोरेशन यानी कि योगदान से बना है, क्या इसकी खासियत है? तो चलिए समझते हैं। अब निसार जो है वो आखिर खास क्यों है? अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो जो हमारे अधिकांश सैटेलाइट होती हैं या फिर जो अधिकांश अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती हैं, यानी कि जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होते हैं, वो एक लेंस से देखते हैं, यानी कि एक आँख से देखते हैं। अब निसार जो है वो अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी को एक लेंस से नहीं बल्कि 2 लेंस से देखेगा। और अगर आप ये बात से बिल्कुल सहमत होंगे, जब आप अपनी एक आँख को बंद कर कर अगर किसी चीज़ को देखते हैं, तो आपको चीज़ें जो हैं उतनी बेहतर तरीके से दिखाई नहीं देती। लेकिन जब आप किसी भी दृश्य को 2 नज़रों से देखते हैं, 2 लेंस से देखते हैं, तो आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से उनकी बारीकियों को जान सकते हैं। तो इसी वजह से ये सबसे शक्तिशाली अब तक का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसी वजह से ये इतनी सुर्खियों में है। और यहाँ पर जो इसकी 2 नज़रें हैं, 2 लेंस हैं, उनको कहा जाता है एल बैंड और एस बैंड। अब ये जो एल बैंड और एस बैंड में जो आप अक्सर देख पा रहे हैं एल और एस, ये इसकी दैर्ध्य है, यानी कि वेवलेंथ के बारे में बताता है। जो लॉन्ग वेवलेंथ है उसे एल बैंड कहा जाता है, और जो एस बैंड है उसे शॉर्ट वेवलेंथ कहा जाता है। अब इन दोनों के ही समीकरण से, दोनों के ही कॉम्बिनेशन से एक अभूतपूर्व दोहरी स्तरीय दृश्य प्रदान करती हैं किसी भी चीज़ को, जिसकी वजह से हम पृथ्वी और पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं उनको और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अब ये केवल एक तकनीक नहीं है, ये एक संदेश है कि भारत और यूएसए पृथ्वी के भविष्य को समझने में एक तरीके से को-पायलट यानी कि सहभागी और सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। अब धीरे-धीरे करके इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या है ये निसार, निसार के कंपोनेंट्स क्या हैं, क्यों यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या इसकी बारीकियों को हमें समझना है। चलिए एक-एक करके समझते हैं। अब ये जो इसरो यानी कि जो भारतीय स्पेस एजेंसी है और जो यूएस अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, उसके बीच में सहयोग है। लेकिन ये जो सहयोग है ये कोई नया सहयोग नहीं है। 2007 में सबसे पहले नासा ने यानी कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने इसके ऊपर सोच विचार करना शुरू किया था। अब उसके बाद 2012 में भारत को भी इस प्लान में, इस सैटेलाइट लॉन्च में रुचि जो है वो उत्पन्न होती है, और आखिरकार 2012 में भारत इस प्लान में शामिल होता है, और 2014 में इसका पूरा जो संधि है इसके ऊपर समझौता प्राप्त करते हैं। कौन? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और नासा। अब जब समझौता प्राप्त किया तो उसके उद्देश्य भी सेट किए गए कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आखिर ये किया क्यों जा रहा है। सबसे पहले इसका उद्देश्य है जो भूमि का विरूपण है, यानी कि लैंड डिफॉर्मेशन है। भूमि जो है कहाँ सर
समतल है, कहाँ से उठी हुई है, कहाँ से डिप्रेशन भूमि में दिखाई दे रहे हैं, तो वो केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में जब हम उसको बेहतर तरीके से समझ पाएँगे, तो हम अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी हमारी नीतियाँ हैं, उनका बेहतर निर्माण कर पाएँगे। लोग कहाँ रह सकते हैं, कहाँ लोगों का रहना मुश्किल हो सकता है, उसके बारे में हम बेहतर समझ पाएँगे। फिर जो सबसे बड़ी चुनौती आज के युग में बनी हुई है, वो है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। और जब हमारे पास सैटेलाइट यानी कि रिमोट सेंसिंग से बेहतर डेटा, बेहतर इंफॉर्मेशन आएगी, तो हम क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को भी बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। कहाँ पर जो है साइक्लोन बनने की संभावना है, कहाँ पर जो है लैंडस्लाइड आ सकती है, भूस्खलन हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, भूकंप आ सकता है। उसके अलावा जो हमारा कार्बन चक्र है, इसे आप अंग्रेजी में समझें तो कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र जो है हमारा, कैसे जो है कार्बन वो पूरे वातावरण में घूम रही है, किस किस सोर्सेस से जा रही है। उसके अलावा वनस्पति के बारे में जानकारी, कहाँ-कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ ट्री कवर ज़्यादा है। अब ये जानकारी होने के बाद हमें ये पता लगेगा कि हमें और कहाँ पर बेहतर काम करना है, या फिर कौन से हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वेजिटेशन ग्रोथ हो रही है। याद करिए, हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है, उसमें भी हम जो जानकारी लेते हैं वो इन्हीं प्रकार की सैटेलाइट से लेते हैं। अब जब हमारे पास एक ऐसी सैटेलाइट है जिसके पास एक नहीं बल्कि 2-2 लेंस हैं, तो हम अपनी वनस्पति के बारे में और बेहतर तरीके से जान पाएँगे। उसके अलावा बायोमास, यानी कि जितने भी पशु, पक्षी, पौधे हमारी धरती पर स्थित हैं, उसके बारे में और बेहतर जानकारी मिल पाएगी। ये सारी चीज़ ज़रूरी है हमारे पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ जितने भी ज्वालामुखी हैं, भूकंप हैं, भूस्खलन के क्षेत्र जो हैं, उनको ट्रैक करने में, उन पर निगरानी रखने में हमारी सहायता करने वाली है। तो जब भी हमारा मुख्य परीक्षा में अगर आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि कोई भी ऐसी सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, उपग्रह अगर लॉन्च किया जा रहा है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स या उसके गोल्स, उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर हमने उद्देश्य जान लिए, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि हम ये भी समझें कि इसमें पूरे मिशन में क्या लागत और क्या योगदान दिया जा रहा है। अब इसको आप समझिए नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में, आप अपने किसी दोस्त के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो अगर आप एक चीज़ ला रहे हैं, तो दूसरे दोस्त से, अपने दोस्त से समझेंगे कि वो दूसरी एक और चीज़ उस पिकनिक को सफल बनाने में लेकर आए। क्योंकि कोलैबोरेशन जब होती है, तो आपका गिव एंड टेक, लेन-देन तो चलता ही है। तो यहाँ पर भी इसी उदाहरण से हम देखते हैं कि नासा ने क्या योगदान दिया है और इसरो ने, यानी कि भारतीय स्पेस एजेंसी ने क्या योगदान दिया है। नासा की बात करें तो नासा योगदान कर रहा है एक एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार में। रडार आप लोग समझते होंगे कि जब भी कोई चीज पृथ्वी से आकाश की तरफ डिटेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए देखी जाती है, उसे हम रडार कहते हैं। जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा कि भारत के जितने भी रडार थे, वो चाहे सैटेलाइट हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन्स हो, उन पर नजर बनाने के लिए रडार्स का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, वो कैसे नॉर्मल रडार से अलग है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे अगली कुछ स्लाइड्स में। लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं योगदान की बात। तो नासा ने दिया है एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। उसके अलावा 12 मीटर का एक एंटीना, जो कि हमें हेल्प करेगा, मदद करेगा और बेहतर इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जीपीएस सिस्टम दिया है नेविगेशन के लिए, ताकि देखरेख की जा सके इस पूरे मिशन की नेविगेशन पर। और इसमें जो लगभग कॉस्ट आया है, वो आया है $1.16 बिलियन का। वही बात करें इसरो, यानी कि भारतीय स्पेस एजेंसी ने जो स्मॉल वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ बैंड का रडार, उसके रूप में योगदान दिया है। साथ ही साथ जो स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है, वो भी भारत प्रोवाइड कर रहा है, और कर रहा है लॉन्चिंग व्हीकल, जिसकी मदद से ये सैटेलाइट जो है स्पेस में सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजी जाएगी। किसके थ्रू, किसके द्वारा? जीएसएलवी के द्वारा। अब शुरुआती दौर में ये मिशन जो है भारत के बहुत चहीते पीएसएलवी, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब इसकी वजन जो है काफी बढ़ गई, तो हम इसे जीएसएलवी से लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जीएसएलवी है, वो भारी सैटेलाइट्स को, भारी उपग्रह को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपने चंद्रयान देखा होगा, वो भी इसी से लॉन्च किया गया था। और इसके साथ साथ इसमें जो पूरी कॉस्ट आई है, वो है भारत की तरफ से $90 मिलियन की। अब लॉन्च स्थल की बात करें तो लॉन्च स्थल जो है, वो है श्रीहरिकोटा
जो हमारा द्वीप है सतीश धवन स्पेस सेंटर वहां पर स्थित है। अब ये आप सबको याद होगा, जिन भी हमारे साथियों ने हमारी एनवायरमेंट की प्रारंभिक परीक्षा से पहले जो मैराथन हुई थी, कंडक्ट की थी आईएसजीएस के चैनल पर, वहां पर हमने इसकी विस्तार में बात की थी। तो पुलिकट जो झील है वो कहां स्थित है? पुलिकट झील जो है वो एक सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर यानी एक साफ जल और जो हमारा समुद्र का जल होता है उसके मिश्रण से जो लेक बनती है, झील बनती है, उसे ब्रैकिश वाटर लेक कहते हैं। और ये जगह जहां पर स्थित है तो श्रीहरिकोटा आइलैंड यहां पर हमारा इसी लेक के आसपास स्थित है, जो कि एक फेमस बर्ड सेंचुरी के रूप में भी माना जाता है, जहां पर देश से नहीं विदेश से भी काफी सारी जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके यहाँ पर रहती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा लॉन्च जो एक स्टेशन है वो श्रीहरिकोटा आइलैंड पुलिकट लेक के नजदीक है। अब जब हमने ये समझ लिया है तो नासा और इसरो क्या इसमें सहयोग कर रहे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अगर यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में अगर पूर्व में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर अगर आपने नजर दौड़ाई होगी तो वहां पर आपने ये पाया होगा कि जब भी यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछता है स्पेस टेक्नोलॉजी से और जब भी कोई भारत का किसी बाहरी विदेशी स्पेस एजेंसी से योगदान सलाह बनती है तो उसमें वो क्वेश्चन जरूर पूछता है। इससे पहले हमने निसार का क्वेश्चन देख चुके हैं यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड ही सीएपीएफ के पेपर में, जो कि हम इस सीरीज के आखिर में करेंगे। साथ ही साथ जो स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर भी अगर भारत की किसी स्पेस एजेंसी का सहयोग हो रहा है बाहरी स्पेस एजेंसी से तो उस प्रोजेक्ट के बारे में खास रूप से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उसका सवाल बिल्कुल आएगा। और योगदान जो है वो जो आपको अदली बदली करके एक तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। इट कैन एक्सचेंज कि क्या इसरो ने दिया था, क्या नासा ने दिया था, और वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सवाल जो है गलत हो सकता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या है, तार आखिर है क्या? तो जैसा कि मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी थी कि जो हमारा ट्रेडिशनल रडार सिस्टम होता है जो ग्राउंड पे बेस्ड होता है उसमें एक इस तरीके से छतरी होती है। अब ये जो छतरी है ये डिपेंड करती है हमारी कुछ ही लाइट्स पे और कुछ दूरी तक ही ये हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है कि जो भी एनिमी ड्रोन है, एनिमी एयरक्राफ्ट है, तो इसकी कोई लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन जो हमारा सिंथेटिक अपर्चर रडार है वो अपनी गति यानी कि मोशन को और जो हमारे कंप्यूटर एल्गोरिदम्स हैं, कंप्यूटर के जो एल्गोरिदम्स हैं उसको यूज करके एक बेहतर तकनीक से एफिशिएंट और एक्यूरेट डेटा हमें देगा। और ये पूरी कहानी जो है वो इसी बात की है कि कितने बेहतर तरीके से हमें डेटा का उपयोग करना आ रहा है, उतनी बेहतर ही हम तस्वीरें जारी कर सकते हैं, उतनी बेहतर ही हम एक तरीके से चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। तो ये जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार ये माइक्रोवेव सिग्नल भेजता है जो वापस उछलते हैं और इसके बारे में जानकारी देते हैं कि जो हमारी लोकेशन है वो कितनी दूर है, उसकी बनावट और उसकी संरचना किस प्रकार की है, साथ ही साथ उस सतह की ऊंचाई या फिर उसका डिफॉर्मेशन विरूपण किस प्रकार से है। और इसकी खास बात यह है कि ये जो नॉर्मल लाइट है सनलाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये अपनी पल्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि माइक्रोवेव सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, सबसे पहले ये इस एरिया को मॉनिटर करेगा और जैसे जैसे सैटेलाइट आगे बढ़ेगी तो ये हर एरिया के ऊपर मॉनिटर करता चला जाएगा। और जब इन तीन इमेजेस को एक पजल के रूप में सेट किया जाएगा आपस में तो एक बेहतर आपको फोटो मिलेगी, एक बेहतर तरीके से आपको पूरी धरती की, पूरी पृथ्वी की रिपोर्ट मिलेगी, जो कि आपको उसकी दूरी, उसकी बनावट और संरचना समझने में एक तरीके से बेहतर बनाएगी। अब इसकी और खास बात क्या है कि जो नॉर्मल रडार होते हैं वो क्योंकि नॉर्मल लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो जब भी वर्षा हो रही हो, जब भी बहुत फॉग ज्यादा हो या फिर अंधेरा हो तो उस समय काम नहीं करते। लेकिन सार जो है वो नेचुरल लाइट पे नहीं डिपेंड करता, तो इसकी वजह से ये बादलों, कोहरे और बारिश या फिर अंधेरे में भी काम करता है, जो कि इसकी कैपेबिलिटी जो है, इसकी एफिशिएंसी जो है और बेहतर कर देता है। ये इसकी एक खास बात है। इसके अलावा जब आप ये समझ रहे हैं कि इसमें दो बैंड जो हैं स्थित हैं, कौन से? एक तो एल बैंड और एस बैंड। लेकिन इस एल बैंड और एस बैंड में भी तो कुछ डिफरेंस होगा। सबसे जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था इनकी दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। एल बैंड का मतलब है लंबी वेवलेंथ वाला रडार और एस बैंड का मतलब है
छोटी वेवलेंथ का रडार। अब केवल इनकी वेवलेंथ में नहीं, जो ये क्या डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर क्या ये पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं, उनमें भी इनका डिफरेंस है। जो लॉन्ग वेव है, लॉन्ग बैंड है, वो पेड़, रेत, बर्फ, जंगल, यानी कि जो एक तरीके से पेड़ के तने, बायोमास, जमीन के नीचे तक देख सकते हैं। लॉन्ग वेवलेंथ जो कि ज्यादा अंदर तक ट्रेवल कर सकती है। शॉर्ट वेवलेंथ जो है वो केवल ऊपरी परत को देख सकती है, जैसे कि फसलें, जल निकाय, मिट्टी की नमी। तो जो सब सरफेस चीजें हैं, जो ऊपर की सतह है, उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो आपको एस बैंड से मिलेगी। और ऊपर के अलावा आपको नीचे की जानकारी भी लेनी है, सतह के नीचे भी क्या है, डीप नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए आप एल बैंड को यूज कर सकते हैं। अब दोनों ही का इस्तेमाल अगर साथ में किया जाए तो पृथ्वी के जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसमें 360 डिग्री का आप दृश्य यहां पर बना सकते हैं। 3D व्यू मिलेगा आपको, जो केवल एक बैंड के उपग्रह से मिलना असंभव है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था स्टार्टिंग में ही कि आप दो आंखों से बेहतर देख पाते हैं। आप भी अपनी ये प्रैक्टिकल जो है एक्सपेरिमेंट अपने घर पर कर सकते हैं कि आप किसी चीज को देखें और अपनी एक आंख को बंद करें, तो आप ये पाएंगे जब आप एक आंख से देख रहे होंगे तो आपको चीजों के डायमेंशन का पता उतना नहीं लगेगा एज कंपेयर टू जब आप दोनों आंखों से किसी चीज को देखेंगे। तो जब दो बैंड की दो शक्तियों को समझने के बाद ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए कि हम पूरा ओवरऑल इस मिशन के बारे में समझें कि इसकी महत्वपूर्णता किस किस प्रकार से है। अब ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये बात आपको समझनी है कि ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए लाभकारी होगा। अब लाभकारी होगा तो किन किन बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी होगी। सबसे पहले पर्यावरण और कृषि अनुप्रयोग, यानी कि एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। उसमें भी अगर आप बात करें वनों उन्मूलन की, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की, डिफॉरेस्टेशन, उसके अलावा आर्द्र भूमि के क्षरण यानी कि वेटलैंड डिग्रेडेशन की, इस सब को ये ट्रैक कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, क्योंकि आपके पास बेहतर जो है इमेजेस होंगी। आप ये देख सकेंगे इन सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, जो कि नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी से या फिर सर्वेलेंस से हम नहीं देख पाते, क्योंकि ह्यूमन जो है उसकी निगरानी जो है वो सीमित है। आप एक लैंड पर आपके 100 मीटर 200 मीटर आगे क्या हो रहा है आप ये नहीं पता लगा सकते। लेकिन अगर यदि आपके पास ऐसे उपग्रह हों जो आपको सटीक और रियल टाइम डेटा, यानी कि हाल फिलहाल में किस प्रकार से धरती चेंज हो रही है, वो अगर जानकारी आपको दें तो आपके लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो ऐसे में डिफॉरेस्टेशन अगर कहीं डीप फॉरेस्ट में हो रहा हो, उसके अलावा कहीं दूर दराज के इलाके में वेटलैंड का डिग्रेडेशन हो रहा हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्रवाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पर्टिकुलर लोकेशन में कार्बन स्टॉक कितना है। कार्बन स्टॉक का मतलब है कि कार्बन के कितने कितने सोर्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुछ भी हो, वहां से जितना भी कार्बन जमा है उस एरिया में, वो आप इस बेहतर तरीके से सैटेलाइट के रूप में यहां पर जानकारी ले सकते हैं। फिर क्रॉप जो है कहां पर बढ़ रही है, फसल की वृद्धि कहां हो रही है, सूखे के प्रभाव से या फिर बाढ़ के प्रभाव पर निगरानी रखने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जब आप मुख्य परीक्षा में अपना उत्तर लिख रहे होंगे, ऐसी चीजों को जब आप अपने उत्तर में मेंशन करेंगे तो यकीनन आपका जो उत्तर है बेहतर मार्क्स लेकर आपको। उसके अलावा केवल कृषि और एनवायरमेंट नहीं, ये बात करता है आपदा निगरानी की, या फिर बात करें डिजास्टर मॉनिटरिंग की, डिजास्टर मैनेजमेंट की। हमने पहले भी बात करी थी कि कैसे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के लिए ये एक तरीके से प्रारंभिक चेतावनी, बात करें इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसमें ये हेल्प कर सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। क्योंकि जब हमें सैटेलाइट से ये पता होगा कि कौन सा क्षेत्र जो है वल्नरेबल है, जहां पर भूस्खलन हो सकता है, जहां पर ज्वालामुखी के फटने का डर है, तो ऐसे में हम उस क्षेत्र में पहले ही प्रारंभिक चेतावनी देकर हम उन लोगों को सतर्क कर सकते हैं। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, रशिया और जापान के एरिया के अराउंड आया है बहुत तेज 8.7 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके कारण सुनामी की जो है एक तरीके से चेतावनी रशिया और जापान के आइलैंड्स को दी गई है। तो वो पॉसिबल, संभव इसी प्रकार से हो पाया कि जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया, यानी कि भूकंप आया, तो उससे जो है जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत तेजी से उठने लगी और वहां पर
कुछ घंटे पहले ही ये वार्निंग दे दी गई जिससे जो है जान और माल की हानि कम से कम हो पाए। तो इसी वजह से ये सैटेलाइट जो है हमारी इस कोशिश को और बेहतर बना पाएगी। अब आपदा के बाद क्षति मूल्यांकन और अन्य चीजों में भी मदद करेगा, क्योंकि आपदा के बाद जो है भूमि की जो एक तरीके से बनावट है वो बदल सकती है। कहीं पहाड़ है तो वहां पे भूस्खलन होने के कारण क्या है, पहाड़ की स्थिति जो है वो बदल सकती है। तो ऐसे में जो रिलीफ मेजर्स होते हैं, यानी कि जो मदद की संभावना होती है, उसमें भी आपको बेहतर इमेजेस चाहिए होंगी और उस काम में भी इस प्रकार की सैटेलाइट जो है आपको सहयोग कर सकती हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये ओवरलैपिंग टॉपिक है हमारा GS1 ज्योग्राफी से, GS3 में साइंस टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट से, और साथ ही साथ इन चीजों का आप निबंध में भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी कहानी यही नहीं रुकती है, हम बात करेंगे भू राजनीतिक और वैज्ञानिक सॉफ्ट पावर के रूप में भी। ये जो हमारे स्टेप्स हैं, ये जो सैटेलाइट कोलैबोरेशन है, उपग्रह का हमारा सहयोग है यूएस की नासा के साथ, वो हमें भू राजनीतिक और वैज्ञानिक लेवल पे भी आगे बढ़ाता है। किस प्रकार से? अब भारत जो है एक प्रकार से वैश्विक जलवायु और आपदा समाधान परिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन गया है। मतलब जो हमारा वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टॉक्स चल रही हैं, जो ट्रीटीज चल रही हैं, उसमें इंडिया का एक स्टैंड बनेगा, क्योंकि भारत अब केवल समाधानों को देखने वाला देश नहीं है बल्कि समाधान देने वाला देश है। और ऐसे में भारत ने यही नहीं, आपको पता होगा CDRI यानी कि कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हम बात करें एक ऐसा संगठन है जो कि आपदा में जितने भी हमारे बुनियादी ढांचे हैं उनको और लचीला बनाता है, उसमें भी भारत ने सहयोग दिया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, भारतीय भारतीय देश ने फ्रांस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में भी योगदान दिया है। तो ऐसे में भारत जो है वो वैश्विक जलवायु जितने भी प्रावधान हैं उसमें बातचीत करने वाला, समाधान देने वाला देश बन गया है। तो ऐसे में देखा जाए तो भारत पूरे विश्व में उसका जो स्थान है वो ऊंचा माना जाएगा। और साथ ही साथ जो भारत और यूएस का अंतरिक्ष कूटनीति है, स्पेस डिप्लोमेसी है, उसको भी मजबूत करेगा, क्योंकि भारत आर्टेमिस अकॉर्ड्स में भी साझा कर रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है, इस पर गहन चर्चा जो है हम किसी दिन और करेंगे जब ये न्यूज में रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अगला पुरुष और पहली महिला भेजे जा रहे हैं चांद के ऊपर अपोलो मिशन के बाद, तो वो आर्टेमिस अकॉर्ड्स का हिस्सा है, उसमें भारत के भी योगदान है। अभी हाल फिलहाल में जो एक्सियोम 4 मिशन था, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, वो इन्हीं सब अकॉर्ड, इन्हीं सब ट्रीटीज के ही स्वरूप में गए थे। तो ऐसे में भारत और यूएस के अंतरिक्ष कूटनीति पर ये और मजबूती से कदम बढ़ाएगा। जब हमने ये सब चीजें समझ ली हैं कि इसके क्या महत्वपूर्णता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, अब इस टॉपिक के ऊपर अंत में ये चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरीके से यूपीएससी के पेपर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमने स्पेसिफिक न्यूज केवल करंट अफेयर्स के लिए नहीं, इसका स्टैटिक्स समझना और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना कि ये किस प्रकार से यूपीएससी पहले भी इन प्रश्नों को पूछ चुका है। तो आप जानते होंगे यूपीएससी कंडक्ट कराता है पेपर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का, जिसके थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। तो वहां पर 2023 में पूछा गया निसार उपग्रह के बारे में। आप पॉज कर ये क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। और मैं बताऊं आपके इस बारे में कि निसार जो है, यहां पर यह प्रश्न पूछा गया था कि निसार जो उपग्रह है उसका निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो अभी तो हमने ये हाल फिलहाल में ही पढ़ा है, तो आपको पता होगा दैट इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो एंड नासा। लेकिन वहां पर अगर आपने खबरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं एंड यू कैन मिस इजी 2 मार्क्स इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये हमें सुनिश्चित करता है कि जितने भी हमारे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं वो इस बात पर ध्यान देती है कि भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है, समझौता कर रहा है, चाहे वो स्पेस हो, अर्थव्यवस्था हो। उसके अलावा जितने भी हमारे विभिन्न विभाग हैं तो वहां से प्रश्न आपके लिए आ सकता है। और यही नहीं, यूपीपीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा 2024 में भी एक सवाल पूछा गया ऐसे ही एक मिशन से, जो कि
भारत और एक अन्य देश के साथ साझा किया गया था। नाम था उसका लूपेक्स, यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे हम लूपेक्स के बारे में जानते हैं। और इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया था। तो लूपेक्स जो है, लूनर के नाम से आपको यह सुनिश्चित है कि ये मून यानी कि चंद्र के ऊपर एक मिशन था। अब ये भारत और जापान की उनके संयुक्त चंद्र मिशन के लिए एक साझेदारी के, जिसे भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही था कि ये जो मिशन है ये इसरो और जाक्सा के बीच में था। जाक्सा क्या है? जो जापानीज स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है वो। अब जाक्सा जो है मिशन के लिए क्या योगदान दे रहा था और इसरो जो है वो क्या योगदान दे रहा था, ये बना कंफ्यूजिंग पॉइंट। याद कीजिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ध्यान दिलाया था कि जो हमारा आज का निसार मिशन है उसमें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने क्या योगदान दिया है। तो क्या योगदान दिया है, कमेंट कीजिए। एल बैंड जो है उसका सिंथेटिक अपर्चर रडार वो दिया है, और इसरो ने दिया है एस बैंड। इसी के साथ साथ अब यहां पर भी ये बात ध्यान रखनी थी। अब हमें यह बात इंपॉर्टेंट कैसे पता लगी कि हमें इन चीजों पर ध्यान देना है इस प्रश्न को देख के? क्या जब एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपको कंफ्यूज कहां कर सकता है, तो कंफ्यूज कर सकता है कि क्या कंट्रीब्यूशंस दिए जा रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने बहुत ही चतुराई से क्या किया कि जो जाक्सा ने दिया है वो इसरो को दे दिया, और जो इसरो देने वाला था उसके आगे जाक्सा लगा दिया। तो असली में इसका जवाब क्या होगा कि जाक्सा ने दिया रोवर और लॉन्च व्हीकल, और इसरो ने दिया एक लैंडर। क्योंकि जब भी दो देश सहयोग करेंगे तो वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, तकनीक शेयर करेंगे, कुछ कॉस्ट शेयर करेंगे, तभी तो बात आगे बढ़ेगी, तभी तो सहयोग आगे बढ़ेगा। वरना अगर एक ही इंसान आगे बढ़ता रहे और दूसरा इंसान योगदान ना दे, तो वो बात करें हम चाहे इंसानी रिश्तों में या फिर टेक्निक में, बात जो है आगे बढ़ती नहीं है। तो इसी तरीके से यहां पर जो है आपका जवाब बन जाएगा ओनली वन, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में जो चीजें हैं वो इंटरचेंज कर दी गई हैं। तो जब ये आपने समझ लिया कि किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसका स्टैटिक ज्ञान क्या है, इसका करंट कंटेक्स्ट क्या है, कैसे यूपीएससी और अन्य एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज को पूछ रहे हैं, तो अब सही समय है इसके प्रोबेबल क्वेश्चन यानी अनुमानित क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जब अगले साल या फिर इस साल किसी भी एग्जाम में आपको ये सवाल मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा। निसार मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दोहरी आवृत्ति सार्स ले जाने वाले दुनिया का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये 2 लेंस वाला सिंथेटिक अपर्चर रडार ले जाने वाला भारत का नहीं पूरी दुनिया का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ऐसा कहना बिल्कुल सही है, लेक्चर की शुरुआत में ही हमने देखा था। अब एल बैंड एसआर जो है बायोमास और उच्च सतह मिट्टी की संरचनाओं का अवलोकन करने में सक्षम है। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो सब्र कीजिए, तीसरी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। निसार को इसरो और ईएसए क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो देखिए, इस सवाल में अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है कि कौन कौन से देश इसमें सहयोग कर रहे हैं, उतना जानना ही आपके लिए एक तरीके से काफी होगा, क्योंकि केवल उतने जानने से यह सवाल बन रहा है। जब आपको इतना पता है कि इसरो के साथ यहां पर कौन इन्वॉल्व है, नासा इन्वॉल्व है, इतना ही जानकारी आपको होते ही आप क्या कर सकते हैं, आप तीसरी स्टेटमेंट को हटा सकते हैं और उत्तर आपके सामने होगा। हमने देखा था कि यहाँ पहला ऐसा मिशन है जहां पे 2 लेंस भेजे जा रहे हैं। उसके अलावा जो एल बैंड है, लॉन्ग वेवलेंथ का जो हमारा बैंड है, वो डीप नॉलेज, डीप जो हमारी कवरेज है, जहां पर बायोमास किस प्रकार की वहां पर ट्री के ट्रंक हैं, सॉइल के नीचे की सतह को भी, सॉइल के ऊपर की सतह को भी देखने में सक्षम है। तो ये जानकारी हमें बताएगा कि केवल 1 और 2 इसमें उत्तर सही। तो इस पूरे लेक्चर में हमने क्या इंपॉर्टेंट समझा कि हमारे लिए जितनी भी करंट अफेयर की न्यूज़ है, हाल फिलहाल में जो खबरें हैं, उनको किस नज़रिए से आपको देखना है। तो यहाँ पर भी आपको समझना है कि अगर आप एक ही लेंस से देखेंगे न्यूज़ को तो आपकी कवरेज जो है अधूरी रह जाएगी। यहाँ पर भी आपको 2 लेंस देखने पड़ेंगे। 2 लेंस क्या? एक तो उसके पीछे की स्टैटिक नॉलेज क्या है, जो है स्थिर ज्ञान क्या है, उसके अलावा यूपीएससी ने क्या कभी उसको पूछा है, तो वो और महत्वपूर्ण बन जाता है। आई होप आपको जो आज की ये करंट अफेयर की न्यूज़ है वो समझ में आई होगी। ऐसे ही हम और अन्य न्यूज़ के साथ मिलेंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि यदि कोई करंट अफेयर में न्यूज़ है और आपको वो बेहतर तरीके से समझनी है, तो मैं आपके साथ सभी विचार साझा करूंगा। चलिए, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।